एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। सो आज की डेट है 9 अगस्त और हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहला न्यूज़ अगर हम देखें जो आया है तो इसमें वेलफेयर स्कीम्स को जो रेवड़ी बोलता है उस वो ट्रेटर है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शटलर्स लैंड 3 गोल्ड मेडल, तो 3 गोल्ड मेडल हमारे बैडमिंटन में हमें मिला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड न्यूज़ देखें तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो साइड स्विच करने का सोच रहे हैं। तो उसमें देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। बिहार के बारे में अगर हम देखें तो बिहार का कैपिटल है पटना। उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर का नाम है फागू चौहान। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो उनका नाम है तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी। और लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल सीट 75 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट 243 है। इसमें से यहाँ पे जो अलग अलग पार्टीज की कितनी सीट्स है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल सीट्स 243 है, पर एक एमएलए की डेथ हो गई है, तो जिसकी वजह से अभी टोटल सीट जो यहाँ पे बिहार में वो टोटल 242 रह गई है। उसके बाद अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें तो ईस्ट साइड में हमारा वेस्ट बंगाल हो जाता है। और अगर हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे नेपाल है। उसके बाद अगर हम साउथ साइड की बात करते हैं तो बॉर्डरिंग स्टेट झारखंड है। और अगर हम वेस्ट साइड की बात करते हैं तो इसका बॉर्डर यूपी से लगता है। सो इस न्यूज़ के बारे में हमें इतना जानना था, थोड़ा सा फैक्ट देख लिया है। उसके बाद ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका से रिलेटेड। तो कर्नाटका में एक स्टडी की गई है जिसमें पता चला है कि जो अंडे मिलते हैं मिड डे मील में, उससे चिल्ड्रन के ग्रोथ में हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो क्लास 8th में जो गर्ल्स हैं जिनको मिड डे मील दिया जाता है, उनका जो ग्रोथ है वो 71% ज़्यादा है जिनको मील नहीं मिलता है। तो इसमें बस इसकी बात की गई है। फिर बॉडी मास इंडेक्स की बात की गई है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये हमारे वेट और हाइट का जो रिलेशन है वो निकालता है। तो इससे एक इंडेक्स निकलता है जिसका एक फार्मूला होता है जो कि आप देख सकते हैं नेट पे। वो बीएमआई अगर हम नॉर्मल देखें, अगर बीएमआई हमारा 18.5 से 24.9 के बीच में है तो एक नॉर्मल हेल्थ है। और अगर 24.5 से ज़्यादा है तो आदमी मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। और उससे 18.5 से कम है तो उसका मतलब है कि जो इंसान है वो अंडर वेट है। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हमें जो प्रोटीन की मात्रा है और कैलोरीज की मात्रा मिड डे मील में वो बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सब लोग अंडे तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो जिनको अंडे नहीं मिलते हैं स्पेशली उनको उनमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो है एग्स जो सर्व हो रहे हैं वो पीएम पोषण अभियान के तहत हो रहा है। अब हम बात करते हैं पीएम पोषण अभियान की। पीएम पोषण अभियान जो रिप्लेसमेंट है मिड डे मील प्रोग्राम का है, उसका रिप्लेसमेंट है जो कि 1995 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो कवरेज था, फर्स्ट टू 8th क्लास के बच्चों के लिए कवरेज था जिनको मिड डे मील मिलता था। और एज ग्रुप दिया हुआ था 6 to 14 ईयर्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सिर्फ उनको मिलता था जो जिन्होंने एनरोल किया हुआ है और जो कि स्कूल आते हैं। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम में था। ये कम्प्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था। फिर अगर हम बात करें पीएम पोषण अभियान की, तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया इन इन रिप्लेसमेंट विद पीएम पोषण सॉरी मिड डे मील। तो इसमें क्या था, इसमें 1 to 8th क्लास के बच्चों को तो इसमें इंक्लूड किया गया, जिस और इसमें भी फर्दर डिवीज़न कर दिया गया है
जिसमें एक प्राइमरी है और अपर प्राइमरी। प्राइमरी जो है 1 to 5th क्लास के बच्चों को इसमें रखा गया है और 6 to 8th को अपर प्राइमरी में रखा गया है। तो इसमें 700 कैलोरीज की बेसिक नीड होती है डेली, जो कि इन्हें फुलफिल करना है। ये 1 to 8th के अलावा इसको एक्सटेंशन मिला है यहाँ पे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स लाइक बाल वाटिका, उनको उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो बाल वाटिका क्या होता है? बाल वाटिका जो है एक प्री स्कूल है जो कि गवर्नमेंट ने ओपन किया है। जो भी चिल्ड्रन हैं 6 से कम उम्र के हैं, उनके लिए यहाँ पे ओपन किया गया है बाल वाटिका। अब 6 to 14 तो इसमें आ जाते हैं 1 to 8th क्लास में, तो इनको मिड डे मील मिलते हैं। पर जो 6 years से कम है उनके लिए यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल है। इसमें एक्सटेंशन नहीं था, तो अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 में। तो अब जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनको भी फूड मिल जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का भी एक प्रोविज़न है। जो सिटी एनीमिक है उसको जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का भी प्रोविज़न आया है। उसके बाद जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओस, और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओस और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी हेल्प लिया जा रहा है इसमें, ताकि ये जो प्रोग्राम है इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ये पीएम पोषण अभियान के बारे में था। और अगर हम फिर बात करें कर्नाटका की, तो इसका पुराना नाम मैसूर है। और अभी अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर का नाम बसवराज बोम्मई है और गवर्नर का नाम थावर चंद गहलोत। लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं, असेंबली में 224 सीट्स हैं। और कर्नाटका की कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। तो इस न्यूज़ में इतना ही देखना था हमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आयरन ओर माइनिंग का बेलारी रिजर्व फॉरेस्ट में। तो 2010 में इस जो आयरन ओर माइनिंग है बेलारी रिजर्व फॉरेस्ट में, उससे बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट लैंड है उसका इंक्रोचमेंट कर रहा था। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन रिजम्पशन ऑफ आयरन ओर माइनिंग इन बेलारी रिजर्व फॉरेस्ट वेयर इट वाज बैंड इन 2010। सो इसमें बस इतना है और इतना जानने की ज़रूरत है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करें तो तेलंगाना है, नॉर्थ में बात करें तो छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो उड़ीसा है, साउथ में बात करें तो तमिलनाडु है, और वेस्ट में बात करें तो कर्नाटका है। और ये जो कोस्ट लाइन पे आंध्र प्रदेश पड़ता है तो इसकी एक बाउंड्री बे ऑफ बंगाल से भी लगती है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में है। आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है वो अमरावती है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे वाई एस जगन मोहन रेड्डी अभी करंटली चीफ मिनिस्टर है। और लेजिस्लेचर यहाँ भी बाई कैमरल है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे 175 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 58 सीट्स हैं। तो हमने देख लिया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर टोटल 6 स्टेट्स में है, जिसमें से हमने आज देख लिया आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर कर्नाटका। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं। सबसे बड़े स्टेट्स की बात करते हैं पहले, महाराष्ट्र, यूपी, ये 2 स्टेट्स हैं। और लास्ट में तेलंगाना है, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है
पोस्ट पैंडेमिक एम्प्लॉयज़ आर रिलक्टेंट टू रिटर्न एंड फर्म्स टेक्स ऑफिसेज टू स्मॉल टाउन्स। तो ये है कि अब एम्प्लॉयज़ वापस नहीं आना चाहते हैं, तो फर्म्स क्या कर रही है, अब स्मॉल टाउन्स में भी अपने ऑफिसेज खोल रही है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट है, उसे ग्रीन क्लियरेंस चाहिए। किससे ग्रीन क्लियरेंस मिलेगा? दिल्ली स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से ग्रीन क्लियरेंस चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए। तो उसका वेट हो रहा है। फिर ये लिकर से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि हमें नहीं पढ़नी। फिर हर घर तिरंगा फ्लैग फाउंडेशन ऑन इंडिया होल्ड्स इवेंट एट सीपी, तो ये भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी हमारे लिए यहाँ पे इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी, तो ये हम स्किप कर सकते हैं। बाकी ये सिटी न्यूज़ है तो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट पेज पे हमारा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, उनका टर्म 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें फेयरवेल दिया गया है। ये बस इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लोकसभा बीजेपी मेंबर का प्रोटेस्ट, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो एडिटोरियल में देखते हैं। सेंटर विथ स्टेट्स। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया का, उसको एक मॉडल फॉर द वर्ल्ड बताया है। तो ऑथर इसमें कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट असर्ट कर रही है उसमें एक एलिमेंट ऑफ हाफ ट्रुथ है। अगर हम एग्जांपल लें तो जो सेकेंड वेव आई थी कोविड की, उसमें वैक्सीन्स का प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मेदारी थी वो स्टेट्स के ऊपर शिफ्ट कर दी गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा था। फिर जो पैंडमिक आया उसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में जीएसटी कंपनसेशन को लेके डिस्कशन होने लगा। फिर सेंटर को बोरो करना पड़ा ताकि जो प्रॉमिसेस किए गए थे कि 2015 से 2022 तक अगर आपको कुछ भी रेवेन्यू में लॉस होता है 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिलेगा, अगर उससे कम होता है तो सेंटर उसको कंपनसेट करेगी। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड है। आगे ऑथर ने बताया है कि जो गलती सिर्फ सेंटर की तरफ से नहीं है, इसमें स्टेट्स की भी गलती है। जैसे कि कोई भी क्रिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी इशू है तो सेंटर उसको बार बार पोक करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, पर स्टेट्स जो हैं उस पर स्टेटस को बना के रखते हैं। जैसे कि अगर जो स्टेट्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो थोड़ी लॉस में चल रही है, तो सेंटर ने उनको जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको ईज़ भी करने की कोशिश की है, और उनको ऑलरेडी इंसेंटिव्स भी दिए हुए हैं ताकि उनका जो मेस है डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में वो ख़त्म हो सके और फिक्स हो सके। लेकिन जो सेंटर है उन्होंने कुछ भी इसके अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। आगे ऑथर ने कहा है कि स्टेट्स जो है जब डिमांड करते हैं सेंटर से, लाइक एग्जांपल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड करते हैं, तो उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो इम्प्लीकेशंस हैं इसके, जो उनके स्टेट्स पे तो अच्छा इम्प्लीकेशन हो जाएगा, पर जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये था इसमें सेंटर विथ स्टेट्स। हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वही पीएम मोदी के द्वारा जो फ्रीबीज को लेके जो बयान दिया गया था उसी से रिलेटेड है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मुक्त पार्लियामेंट लाइक जो मॉनसून सेशन में डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो ये भी इतना कुछ खास नहीं है। हम डिस्कस करेंगे जो इसरो का जो एसएसएलवी है जिसको एक सेटबैक लगा है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो ग्लिच आया था एसएसएलवी में कल, भले ही सेटबैक है इसरो के लिए, लेकिन वो एजेंसी का जो पास्ट रिकॉर्ड है हमें होप प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो डेवलपमेंट फ़्लाइट 1 थी वो लॉन्च हो गई अच्छे से। जो उसके तीनों सॉलिड
स्टेज थे तीनों अच्छे से वर्क कर गए, और जो लास्ट लिक्विड स्टेज था उसमें एक सेंसर फेलियर की वजह से वो एक गलत ऑर्बिट में चला गया, जो इंस्टेड ऑफ सर्कुलर वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होने लगा। तो इसको अनयूजेबल, जो डेटा चाहिए था वो अनयूजेबल हो गया हमारे लिए। तो ये जब अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ये एक स्पेस इंडस्ट्री थी, अब नासा लीड करता था इसको। पर अब स्मॉल, जो जब से ये मिनिएचराइजेशन ऑफ सेटेलाइट हुआ, मतलब जब से सेटेलाइट छोटे होने लगे हैं, तो डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री इसमें हो गई है। तो एसएसएलवी का जो डेवलपमेंट फ्लाइट 1 था, ये एक कंपटीशन था जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं लाइक स्पेस एक्स या फिर रॉकेट लैब, उनको एक कंपटीशन मिलता। पर जो फेलियर है उससे ये कंपटीशन में थोड़ा सा और टाइम लगेगा कंपटीशन देने में, ये एक अच्छा खासा मार्केट बन जाता है इंडिया के लिए। तो स्मॉल सैटेलाइट जो हमने कल डिस्कस किया था वो 5 से 1000 केजी के बीच में हो सकते हैं, और 1/10 कॉस्ट पे ये असेंबल किए जा सकते हैं। 72 आवर्स में उनको असेंबल करेंगे, 5-6 लोग एक साथ असेंबल कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट है वो 2030 तक 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 13 बिलियन का बिजनेस हो जाएगा ये। तो ये एक अच्छा एरिया इन्वेस्ट करने के लिए। अगर एसएसएलवी डेवलपमेंट जो अगर डेवलप हो जाता तो ये इसरो के लिए एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस का भी काम करता, क्योंकि ये बाकी जो भी अगर सेटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं स्मॉल सेटेलाइट, तो वो इसरो के थ्रू कर सकते थे। तो अगर हम देखें तो इसरो कहाँ 5 से 6 सैटेलाइट लॉन्च करता है, और वही देखें तो स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए थे स्पेस एक्स के द्वारा, उन्होंने 143 टोटल सैटेलाइट पिछले साल लॉन्च किए थे। तो अगर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में अगर हमें सफलता मिल जाती, तो हमने कल देखा था 50 से 60, मतलब हमारी कैपेसिटी हो जाती हर वीक एक रॉकेट लॉन्च करने की। पर ये फेल हो गया। फिर इसमें बताया है कि जो सैटेलाइट था उसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा उसमें 750 स्कूल गर्ल्स के द्वारा बनाया गया एक सैटेलाइट था, आज़ादी सैट, जिसमें अभी इसमें आगे ऑथर ने बताया है कि जो ये सैटेलाइट होते हैं उनकी यूटिलिटीज़ होती है अर्थ साइंस की डाइवर्सिटी में, फिर सर्वेलेंस में, टेलीफोनी में, हेल्थ केयर में, एनर्जी में, स्मार्ट पावर ग्रिड्स में। तो लेकिन अभी भी ये क्या होते हैं, इनको बिगर रॉकेट्स या बिगर सैटेलाइट के डिज़ाइन पे रिलाई करना पड़ता है। तो ये छोटे सैटेलाइट ऑन ऑन देयर ओन एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उनको उनको बिगर सैटेलाइट के जो डिज़ाइन है उस पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे हमारा जो एसएसएल भी सक्सेसफुल है तो हमारे लिए एक अच्छी बात होती। पर एसएसएल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पर अगर हम देखें ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च करना था, जिसमें 5 स्टेज सॉलिड जो बूस्टर्स होते हैं, जब उनको लॉन्च करना था तो इसरो ने 7 साल ले लिए थे उसको अच्छे से बनाने में। पोलर सैटेलाइट को 1993 में डेब्यू करने में बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, फिर उसको रिजॉल्व 1 साल के अंदर कर लिया गया था। फिर यहाँ लिखा है कि द एबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक्स ऑफर होप आफ्टर संडेज डिसअपॉइंटमेंट। तो इसरो की एबिलिटी है कि वो मिस्टेक्स करेक्ट कर लेती है। पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंपनी जैसे स्पेस एक्स हो गई, तो ये जो है ये बहुत जल्दी जल्दी रॉकेट लॉन्च करें, तो अगर उसे कंपटीशन में आना है इसरो को, तो जो डेवलपमेंट करनी होगी या जो करेक्शन करने होंगे एक शॉर्ट टर्म में करने होंगे, तो ताकि वो इस मार्केट में जल्द से जल्द एंटर कर जाए। तो ये इस न्यूज़ का एनालिसिस था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें दिया गया कि फुल इंडिया के जो सोलर पावर ड्रीम है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या नेसेसरी है। तो हम देखें अगर, तो जो 10th जो 2010 की बात करते हैं, तो 2010 में जो इंडिया की कैपेसिटी वो 10 मेगावाट थी, और जो अभी 2022 में है वो 50 गीगावाट हो चुकी है। तो 2030 तक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 500 गीगावाट जो एनर्जी है डिप्लॉय करनी है, जिसमें से 280 गीगावाट जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल से आएंगे। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें 30 गीगावाट की जो सोलर कैपेसिटी वो हर साल इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को ओवरकम करने की ज़रूरत है।
क्योंकि जो सोलर इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट कंपनीज़ हैं वो हैविली डिपेंड करती हैं इंपोर्ट्स पे, और इंडिया के पास इनफ मॉड्यूल नहीं है या सेल मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल नहीं है। फिर हम बात करें तो इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अभी 15 गीगावाट पर ईयर पर अभी लिमिटेड है। फिर अगर हम आगे देखें तो जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो वाइडन होता जाता है जैसे जैसे हम वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो इंडिया जो है 3.5 गीगावाट्स की सेल प्रोड्यूस करता है करंटली। और जो सोलर वेफर्स की और पॉलीसिलिकॉन इंगॉट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बिल्कुल भी नहीं इंडिया में, तो 100% बाहर से आता है। और 80% जो सेल्स है वो जो है करंट डिप्लॉयमेंट लेवल पे है। उसके बाद जो 15 वॉट में से जो 3-4 गीगावाट जो इंडिया का मॉड्यूल है वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव है, और जो कि रेडी है डिप्लॉयमेंट जो है ग्रिड बेस्ड प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट के लिए वो रेडी है। फिर अगर इनिशिएटिव देखें जो करंट गवर्नमेंट ने लिया है, 40% ड्यूटी जो है वो लगा दिया है मॉड्यूल्स पे, 25% सेल्स पे ड्यूटी लगी हुई है, और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी है मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स पे। तो जो इन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं। वहीं पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ग्रिड्स को कनेक्ट करते हैं उसमें अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर से ही मॉड्यूल को प्रोक्योर करना होता है। तो जो चैलेंजेस हैं वो जो है मेजर चैलेंजेस हैं वो साइज़ और टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है। लाइक इंडिया जो है अभी भी M2 वेफर पे काम कर रही है जो कि 156 × 156 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के होते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो M12 साइज़ या फिर M10 साइज़ पे पहुंच चुकी है। तो M12 साइज़ जो है 182 मीटर होता है, तो जितना सिंगल इंगोट से जितना पतली बन सकती है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, उसमें वेस्ट कम होता है। तो यहाँ देखिए इफेक्टिवली मींस लोअर लॉस ऑफ सिलिकॉन ड्यूरिंग इंगॉट टू वाटर वेफर प्रोसेसिंग। और जो दूसरा जो प्रॉब्लम है, इंडिया जो है A1 BSF टेक्नोलॉजी पे काम करती है जो कि 18 to 19% या 16 to 17% सेल लेवल पे और मॉड्यूल लेवल पे एफिशिएंट होता है। लेकिन जो सेल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड है वो PERC जो कि 20 to 23% होता है, HJT टॉपकॉन पे है जो कि एटलीस्ट 21% से तो ऊपर ही होते हैं। फिर अगर हम देखें रॉ मटेरियल सप्लाई के, तो इंडिया में एक ह्यूज गैप है रॉ मटेरियल सप्लाई का, और सिलिकॉन जो वाटर है मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इसे हमें देखना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो 90% जो सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है, और रॉ मटेरियल्स जैसे मेटेलिक पेस्ट ऑफ सिल्वर और एल्युमिनियम है वो 100% इम्पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को असेंबली हब कहा जा सकता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ज़रूरत है। तो अगर हमें इसको इस्टेब्लिश करना है तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए चाहिए होंगी रिसर्च। और लेकिन इंडिया के हिसाब से अभी जो जो हमारा स्पेंड है, जो स्पेंडिंग करना अगर हम मिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं उससे सस्ते में हमें जो दूसरे कंपनीज है वो रिसर्च करके अगर हमें प्रोडक्ट दे देती हैं तो वो ख़रीदना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो सकता है। इसीलिए इंडिया भी इस पर शिफ्ट नहीं कर रही है। लेकिन इंडिया को इंडस्ट्री लाइक सेंटर बनाना पड़ेगा ताकि वो उस पे टेक्नोलॉजी डोमेन्स पे वर्क कर सके और एक क्लियर रोड मैप बना सके कि कैसे डिलीवर करना है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो सोलर जो अगर हम इसको सम अप करें तो इंडिया भले ही उसमें प्रोग्रेस कर रहा है सोलर मॉड्यूल में, लेकिन अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसको सिर्फ टैक्स बैरियर या कमर्शियल इंसेंटिव्स लगाने की जगह उस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशन करना चाहिए, और जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो रूट कॉज थी उसका एनालिसिस किया गया है जो कि इंडिया को हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में डेवलप होने में और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में। तो ये था इंडिया का सोलर पावर ड्रीम।
नेक्स्ट है आरबीआई सर्वेज एंड व्हाट दे रिवील। आरबीआई का सर्वे हुआ है और उन सर्वे में क्या रिवील हुआ है। तो अगर हम देखें तो 50 बेसिस पॉइंट से, हमने कल बात की 50 बेसिस पॉइंट से जो आरबीआई का रेपो रेट है वो बढ़ गया है। तो रेपो रेट आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, तो अभी 5.4% रेपो रेट हो गया है। पर इन्फ्लेशन देखें तो 6.7% है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4 to 6% के बीच में होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। जो इसमें 4 जो है हमारा बेसिक होता है, 4 से +2 और -2 का इन्फ्लेशन हम करते हैं, लेकिन करेंटली हमारा 6.7 है। तो इसको 6 के अंडर लाने के लिए इसमें रेपो रेट का इंक्रीज़ किया जाता है। अब रेपो रेट इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ईएमआई हमारा बढ़ जाती है। जो जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। तो आरबीआई का जो इकोनॉमी स्टेट है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 7.2% 2022-23 में। तो इसके लिए आरबीआई कुछ सर्वे करती है, उसको लास्ट वीक रिलीज़ किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में 6000 लोगों को 19 सिटीज़ के अक्रॉस करंट पर्सपेक्टिव, जो कि अभी उनका करंट परसेप्शन क्या है जो कि एक साल पहले के कंपैरिजन में, और एक साल बाद वो कैसे देखते हैं। तो करंट इसके बेसिस पे दो इंडिसेस निकालती है आरबीआई, करंट सिचुएशन इंडिसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडिसेस। तो जो अगर 100 मार्क्स से ऊपर है तो मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब वो लोग देखते हैं कि इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी, और अगर 100 से कम है तो पेसिमिस्टिक है। तो अगर हम चार्ट में जाके देखें तो करंट सिचुएशन इंडेक्स रेड में है। तो करंट सिचुएशन इंडेक्स आप देख सकते हैं 100 से कम है, मतलब एक्सपेक्टेशन जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है लोग इतने। लेकिन अब अगर हम यहाँ देखिए ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे लोग ऑप्टिमिस्टिक तो हैं पर इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इकोनॉमी को लेके। लेकिन फ्यूचर में अगर हम देखें तो फ्यूचर में जो ऑप्टिमिस्टिक, जो फ्यूचर के लोग ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे प्री पैंडेमिक लेवल से भी नीचे अभी हमारा करंट जो परसेप्शन है वो प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम। तो ये इसमें बताया गया है। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, इसमें देखते हैं कि इन्फ्लेशन, जो पीपल की एक्सपेक्टेशन है वो इन्फ्लेशन से क्या क्या रहती है। तो इसमें ये सर्वे प्रोवाइड करता है एक आंसर कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर्वे में फाइंड आउट किया गया है जो हाउस होल्ड जो इन्फ्लेशन है वो 80 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.8% कम हुआ है, मतलब 10.1 से ये 9.3% हो चुका है। और अगले 3 महीने और एक साल बाद के लिए जो मीडियन इन्फ्लेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 50 बेसिस पॉइंट कम कम है। तो 50 बेसिस पॉइंट मतलब 8.8 और 8.6% वो 3 महीने और एक साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। फिर ओबिकस सर्वे ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, इसमें क्या होता है 765 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो डिमांड कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं कि कैसा चल रहा है डिमांड कंडीशन। तो Q1 में इन्होंने डिमांड के बारे में बताया है, इस सर्वे में Q1 में क्या डिमांड रही है। तो इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का की वेरिएबल होता है, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो एग्जिस्टिंग डिमांड को आराम से मीट कर सकती है, उसमें कोई भी प्रोडक्शन बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब प्रोडक्शन बूस्ट नहीं होगा तो नए जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जॉब क्रिएशन नहीं होता है। और जब प्रोडक्शन बूस्ट होगा नहीं तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं इसमें। तो लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो प्री पैंडेमिक लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसमें सजेस्ट किया गया कि इंडिया एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज कर रहा है। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। तो ये जैसे कंज्यूमर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस सर्वे है उसके वो क्या करता है कि कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को देखता है। इसी तरह ये जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे है वो बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन के जो कॉन्फिडेंस को देखता है वो क्वार्टर वाइज देखता है। जैसे Q1 में जो एक्चुअल रहा है वो क्या था और Q2 के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो यहाँ पे देखें तो बिजनेस बिजनेस जो है वो ऑप्टिमिस्टिक थे Q1 के लिए, बट वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जो रीसेंट पास्ट में थे। ऑप्टिमिस्टिक तो थे पर इतने नहीं थे जो रीसेंट पास्ट में थे, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। तो अगेन मच लाइक CSS और IES, मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, ये
जैसे 750 इंडियन कंपनीज जो हैं वो जो कि सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में है, वो करंट सिचुएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्वार्टर 2 का उस पर देखती हैं। तो इस पे अगर हम देखें तो इस सर्वे में फाइंड आउट किया गया है कि जो सर्विसेज स्पेस है वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है देन कंपनीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। फिर फिर आता है बैंक लेंडिंग सर्वे। बैंक लेंडिंग सर्वे में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का असेसमेंट और एक्सपेक्टेशन देखा जाता है। तो बैंक लेंडिंग सर्वे में फाउंड आउट किया गया है तो जो लोन डिमांड है क्वार्टर 1 में पॉजिटिव रही है। भले ही लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे थोड़े टोन डाउन हुए पर डिमांड पॉजिटिव रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो बैंक है, बैंक उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितने कुछ क्वार्टर पहले थे। फिर प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का एक सर्वे होता है, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर। तो इसमें 42 प्रोफेशनल फोरकास्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग 7.1% ग्रोथ रहेगी जो कि 0.1% या फिर 10 बेसिस पॉइंट कम है। और उन्होंने 2023-24 के लिए जो एक्सपेक्ट किया है वो 6.3% है। तो ये इस आरबीआई के सर्वे की न्यूज़ में था। सो नेक्स्ट न्यूज़ है लॉन्ग बोर्डिंग के बारे में। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे अनस हजाज। तो इन ये जो स्केट बोर्डिंग इसको स्केटिंग एंथुसियास्ट थे केरला से। तो वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे 3500 किलोमीटर का फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। लेकिन वो उस रिकॉर्ड को पूरा कर पाए उससे पहले ही वो एक ट्रक एक्सीडेंट के अंदर हरियाणा में उनकी डेथ हो गई। तो लॉन्ग बोर्डिंग क्या होता है? लॉन्ग बोर्डिंग जस्ट लाइक अ स्केट बोर्ड, ये एक रोलर स्पोर्ट्स है। फिर लॉन्ग बोर्ड क्या होता है? लॉन्ग बोर्ड स्केट बोर्ड की तरह होता है जो कि एक लॉन्ग प्लैंक या वुडन का या फिर प्लास्टिक का बना होता है या फिर किसी हैवियर मटेरियल का भी बना हो सकता है। और उसके वो किस पे बैलेंस होता है? वो स्मॉल टॉप व्हील्स पे बैलेंस होता है। तो इसको स्टंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्पोर्ट का अगर ओरिजिनेट की बात करें तो ये 1950s में यूएस के अराउंड ओरिजिनेट हुआ था। फिर अगर लॉन्ग बोर्ड देखें तो लॉन्ग बोर्ड और स्केट बोर्ड में क्या फ़र्क है? तो लॉन्ग बोर्ड जो होता है स्केट बोर्ड से थोड़ा सा लॉन्गर होता है और लेकिन वो फ्लैट होता है कंपेयर टू स्केट बोर्ड्स। जो अगर स्केट बोर्ड में देखें तो वहाँ पे जो एंड है वो ऐसा कर्व होता है, लेकिन जो लॉन्ग बोर्ड्स हैं वो स्पेशली फ्लैट फ्लैट सरफेस पे होते हैं और उनके व्हील साइज में भी टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर इस स्पोर्ट्स को रेगुलेट कौन करता है? तो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है फॉर स्केट बोर्डिंग एंड रोलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब इसको रजिस्टर कब किया गया था? तो ये 1995 में रजिस्टर किया गया था। और किससे एफिलिएशन इसका? वर्ल्ड स्केट, द पेरेंट बॉडी ऑफ द स्पोर्ट्स सिंस 1971। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्निशन दिया था 1990 में। तो बस इतना इस न्यूज़ के बारे में जानना था। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो चाइना ने मंडे को मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान के पास और एग्रेसिव कर दी क्योंकि जो यूएस की हाउस स्पीकर है नैंसी पेलोसी ने वहाँ पे विजिट किया है और बीजिंग इसको क्लेम करता है पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। तो द थ्रेटनिंग एक्सरसाइज जो हुई थी उसमें मिसाइल्स स्ट्राइक्स वॉरप्लेन शिप मूवमेंट्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ था जिसमें शिपिंग जो है और एयर ट्रैफिक वहाँ पे डिस्टर्प्टेड रही है अगस्त 4 से। सो पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो 2008 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज में दिया गया था बाय प्रोफेसर विलियम एस मुरे। तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ अबाउट बिल्डिंग द डिफेंसेस। वो ऐसे डिफेंस बनाने की बात कर रहे थे टू इंश्योर दैट द ताइवान जो है वो कहीं से भी अटैक किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है, लेकिन डिफीट नहीं किया जा सकता। और एटलीस्ट विथ या तो अनएक्सपेक्टेबल हाई कॉस्ट और रिस्क होगा अगर उसको डिफीट किया जाएगा। तो ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाने की बात की गई थी। तो
तो इस पॉर्क्यूपिन डॉक्ट्राइन में बताया गया था कि जो आउटर लेयर है वहाँ पे इंटेलिजेंस होगा और वहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यूसली सर्वेज होंगे, देखा जाएगा वहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि डिफेंस फोर्सेस को फुल्ली प्रिपेयर रखा जाए। फिर उसके उसके बाद आता है गुरिल्ला वारफेयर का सी के पास, और सपोर्ट जो है एरियल सपोर्ट, मतलब हवाई सपोर्ट जो यूएस के द्वारा एयरक्राफ्ट प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा एयरक्राफ्ट सपोर्ट। और उसके बाद जो ये आउटर लेयर है वो सरप्राइज अटैक को प्रिवेंट करेंगे। और जो सेकंड लेयर होगा वो चाइना को उसके ट्रूप्स पे, या चाइना के ट्रूप्स को जो ताइवान के आइलैंड पे है उसमें एंटर करने से रोकेगा। और इनर मोस्ट जो लेयर है वो आइलैंड की, जो ताइवान की जो आइलैंड की माउंटेनियस टोपोग्राफी है और अर्बनाइज इन्वायरमेंट है, तो उससे एक एडवांटेज मिलेगा। तो असिमेट्रिक सिस्टम ऑफ डिफेंस की बात हुई, जिसमें असिमेट्रिक सिस्टम वो होते हैं जिसमें स्मॉल, न्यूमरस, स्मार्ट, स्टेल्दी, मोबाइल एंड हार्ड टू बी डिटेक्टेड एंड काउंटर। तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि स्मॉल है, लार्ज नंबर में है, स्मार्ट है, स्टेल्दी है, मोबाइल है, मतलब इजीली उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और डिटेक्टेड और काउंटर नहीं किया जा सकता। तो ये इसके बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखें तो कितना ईजी होगा चाइना के लिए। तो चाइना क्या कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है, एयर नेवल ब्लॉकेड कर सकता है, अंडरटेकिंग अ फुल स्केल इन्वेजन अक्रॉस ताइवान स्टेट। लेकिन अगर ये सब करता भी है तो भी इसके पास कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो अगर जो चाइना है उसे एक बीच को सिक्योर करना होगा, सूटेबल बीच को, जहाँ से वो अपने आर्मी को भेज सके। फिर स्मॉल और अजाइल वेपन सिस्टम लाने होंगे, क्योंकि ताइवान के पास ये ऑलरेडी है। ताइवान जो है इसका यूज़ करके कोस्ट लाइन को एक डेडली वॉकओवर जो किल जोन में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि चाइना के लिए एक डेडली वॉकओवर होगा। फिर इसमें कहा गया कि चाइना को साइबर अटैक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स पे ही ध्यान देना चाहिए, जिसमें ताइवान के एयर बेसेस और रनवेज को टारगेट करना चाहिए, और कुछ ब्लॉकेड भी तैयार करना चाहिए तो चोक इट सरेंडरिंग। लेकिन जो हम देखें तो एसिमेट्रिक वारफेयर पॉलिसी ऑन पेपर, ताइवान का डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो बस इसमें यही था इस न्यूज़ में। तो ये हमारा एक्सप्लेन पेज हो गया। सेंसलेस टू प्रेशर लंका, चाइना मैसेज टू इंडिया वर्सेस अराइवल, तो कल हमने डिस्कस किया था। तो ये सेंसलेस बोला, ये ऐसा प्रेशर करना, पर ये एक पीएलए रिलेटेड शिप है तो सर्विंग के काम आ सकता है, तो इसलिए हम अलाउ नहीं कर सकते। फिर तहरीक तालिबान लीडर 3 others killed इन अफगानिस्तान, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसिंग इंडियन वुमेन फाउंड इन पाकिस्तान आफ्टर 2 decades, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं ताकि वो रीयूनाइट हो जाए। फिर रशिया सस्पेंड स्टार्ट्स आर्म्स इंस्पेक्शन और यूएस ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल ने अप्रूव किया इंडिया के हाइड्रो पावर बोर्ड को, ताकि वो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल जो है उसने अप्रूव किया इंडिया के हाइड्रो पावर बोर्ड को स्टडी करने के लिए वेस्ट सेती प्रोजेक्ट को। तो अगर हम वेस्ट सेती प्रोजेक्ट की बात करें तो सेती प्रोजेक्ट जो था वो चाइना और नेपाल के बीच में था, पर 2012 से 2016 के बाद, 2012 से 2018 के बाद, 2018 में चाइना ने विड्रू कर लिया उससे। फिर इंडिया आगे आया और इंडिया ने इसको डेवलप करने का प्रपोजल रखा, तो उस पे ही ये है। अगर हम सेती को देखें तो यहाँ पे सेती रिवर है, ये नेपाल है, ये इंडिया है। तो सेती रिवर जो है ये बह रही है, ये करनाली रिवर है। तो जो ये रेड मार्क है वो वेस्ट सेती सेती डैम है, वो वहाँ बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट है। तो नेपाल ऑन मंडे अप्रूव द इंडियाज हाइड्रो पावर बोर्ड टू स्टडी एंड डेवलप 1200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न नेपाल। सो अगर हम वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 750 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जो कि इसमें सेती रिवर इन फार वेस्ट नेपाल में बनना था। फिर गवर्नमेंट जब इंडियन गवर्नमेंट आई तो उसमें गवर्नमेंट ने वेस्ट सेती और सेती रिवर को दोनों को एक साथ इंक्लूड करके 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वाला इस प्रोजेक्ट बना दिया इसे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 750 वाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर एंड 450 मेगावाट सेती रिवर SR6 जॉइंट स्टोरेज प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, ये मॉनसून सीजन में इसमें वाटर फिल हो जाएगा, और जो वाटर होगा वो पीक आवर्स में इसमें से ड्रॉ किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। अगर ये सक्सीड हो गया तो क्या हो सकता है, अगर ये सक्सीड हो गया तो इंडिया का जो इमेज है नेपाल की नज़रों में अ, वो अच्छी हो जाएगी, और इंडिया को फ्यूचर में वेटेज मिल जाएगा अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे, और एक अच्छे पार्टनर की तरह इंडिया उभर सकता है। तो ये इस पूरे न्यूज़ में है। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है, और हमें बस देखना है कि जो जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो शेर बहादुर देवबा है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो फिर अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का, तो हाउस पैनल के पास भेज दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, जब वो डेवलपमेंट हो जाएगी तो हम देखेंगे, कल भी मैंने बात की थी इस पर। फिर इंडिया कंसिडर रेस्ट्रिक्टिंग सेल्स ऑफ $150 बिलियन फ़ोन अंबानी पैक्स। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज की न्यूज़ थी, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे, 10 अगस्त की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे।
Till then, thank you and have a nice day.